Hello everyone, and once again welcome back to your own YouTube channel Success Sagar with Ravi. In today's video, I'll discuss another set of SSC CGL, so that you can be ready for your upcoming examinations or the examinations that are going on. ये अगला सेट है, a set of 25 questions. But before I begin this session, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there so that you can get notified about all the upcoming lessons. ये हमारे questions हैं. Miscellaneous questions ऐसे मिलेंगे. Miscellaneous means what? Grammar, comprehension, vocab, everything you will get over here. चलिए शुरू हो जाइए. क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली वर्ड बताना है आपको. इनकरेक्टली समझते हैं आप, जो गलत हो. तो 4 वर्ड हैं आपके पास: प्रोग्रेस, मिस्ट्री, पिलग्रिम एंड सिम्टम्स. अपने आंसर्स को चेक करते रहिएगा, ठीक है. तो कौन सा आपको लग रहा है, हो सकता है आप में से कौन सा आंसर लग रहा है, ये बताइए. आपके विचार से कौन सा आंसर है? कुछ तो होगा. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. बड़ा आसान है. प्रोग्रेस तो जान ही रहे हैं आप, विकास करना, डिवेलप. मिस्ट्री एक तरह से रहस्य है ना, जो आप समझ में ना आए, जो चीज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. पिलग्रिम मतलब पीपल, जो पीपल हु विजिट अ पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस विच इज़ एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस. तो पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री से कहते हैं आप. सिम्टम्स की स्पेलिंग आई थिंक मुझे लगता है गलत है, इसमें पी मिसिंग है. पी सही स्पेलिंग क्या होगी? SYMP, सिम्टम्स. ये पी होना चाहिए था, तो यही सही वर्ड है इसका. और आप में ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर सही ही किया होगा. ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये क्या दिया है? माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट. द पर्टिकुलर क्वेश्चन is based on error detection. The given sentence is divided into or is split into 4 parts. 1, 2, 3, 4. One of the parts has got the error. It has got there is definitely an error. कैसे बोल सकता हूँ? Because no error option is not given. It means one of them must have an error. तो the part of the sentence having the error will be the correct answer. So choose your option. 1, 2, 3, 4. My older brother, which you will meet later, or is a dentist. क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पहला होना चाहिए, पार्ट 1. ओके, चेक करते हैं. देखिए है क्या, आपने प्रोनाउन अगर पढ़ा होगा, पढ़ाया भी है मैंने, तो आपको पता होगा कि दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन. अगर ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो एक बात होता है कि विच इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन टू रेफर टू आइदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स और नॉन लिविंग बॉडीज. तो इन द गिवन सेंटेंस इट इज नॉट रेफरिंग टू an animal, a bird, an insect or non-living. Here it is a human being. यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं ये ह्यूमन बीइंग है. अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग को रेफर करने के लिए सब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होता है वो विच नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड हु. यानी माई ओल्डर ब्रदर हु. ओके, हु तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस होगा. लेकिन देख रहे हैं कि आगे जो वर्ब आया है इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी दे दिया है. इफ द सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन, तो ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होना चाहिए. हु यू विल मीट, जिससे आप मिलेंगे वो बाद में आएगा. तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये हु माना चाहिए. ऑब्जेक्टिव केस पर्सन को रेफर करने के लिए या तो हु या तो हुम. इसकी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं. दिस इज यूज टू रेफर टू अ सब्जेक्ट एंड दिस इज यूज टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. आसान से एग्जाम्पल्स हैं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो इन्हें कर पाएंगे, ठीक है. तो ये तो हो गया भाई एग्जाम्पल. चलिए, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड बताना है. चलिए बताएं. एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड होता है. जो ये वर्ब लिखा हुआ है ना, दिस इज द वर्ड ओवर हियर इज रिलाई. ये वर्ब है, ठीक है. इसके 4 ऑप्शन हैं: मूव, डिस्ट्रस्ट, अवेट एंड डिपेंड. क्या लगता है आपको? कमेंट करें. अपने अपने आंसर्स आप लोग जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आंसर्स चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आउट ऑफ 25 हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट. तो मूव में क्या बनेगा आगे? मूव है, डिस्ट्रस्ट है, अवेट है, डिपेंड. इसके लिए जानना जरूरी है कि रिलाई का मतलब क्या होता है. तो रिलाई का मतलब पता है क्या होता है? ट्रस्ट करना होता है. टू ट्रस्ट, है ना. रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना.
डिपेंड, ठीक है। एंटोनिम चाहिए, तो अब जैसे कैसे कहते हैं, रिलाई का मतलब ट्रस्ट है, डिपेंड है, तो डिपेंड हो गया। अवेट का मतलब हो जाता है टू वेट फॉर, टू वेट फॉर, तो ये तो है ही नहीं कहीं से मिलता। मूव का मतलब क्या होता है, टू वॉक, चले जाना कहीं। डिस्ट्रस्ट उसका अपोजिट है, तो सही ऑप्शन क्या बनेगा इसका, डिस्ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर 2। आप में ज्यादातर लोगों ने सही आंसर ही किया होगा इसका। इधर आइए तो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इट मीन्स, ईडियम समझते हैं आप लोगों ने, मुहावरा, एक कही हुई बात जो हमेशा प्रूव्ड हो उसे कहते हैं ईडियम। टू टेक आफ्टर, टू लग गया तो इसका मतलब है कि ये वर्ब है, वो आफ्टर प्रपोजिशन मिल करके दोनों फ्रेजल वर्ब बन गए, इसको एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन बोला गया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टेक आफ्टर? टू टेज, टू चेज समवन, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, टू मॉक समवन, और टू चेंज साइड्स ऑफन। व्हाट डू यू थिंक विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? क्या होना चाहिए इसमें, कमेंट करें, बताएं जल्दी से। ओके, टू टेक आफ्टर, मान लीजिए मैंने ये बोला, you take after your mother, you take after your mother, तो टेक आफ्टर योर मदर का मतलब क्या है कि यू लुक लाइक योर मदर, तो टेक आफ्टर का मतलब हो गया टू लुक लाइक, है ना। या फिर इसका मतलब क्या हो गया, टू रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना, रिजेंबल, तो कौन सा वर्ड है इसमें, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस किसी से मिलता जुलता होना, है ना, तो बन गया आपका, यानी कि इसका जो बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 2, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लेट्स गो अहेड with some more examples, question number 5 and question number 6. Question number 5, let me read it out. Select the option that expresses the given sentence in active voice. It means the given sentence, the sentence written in yellow is written in passive voice, is written in passive voice, as you can see, be followed by third form, overcome, overcame, overcome, ये third form है, तो this is written in passive voice. You have to look for the active structure of the given sentence. तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कमेंट करें और बताएं। तो hatred can be overcome by love, ये रहा क्वेश्चन, it is followed by 4 options. Love can overcome hatred, love has overcome hatred, love is overcoming hatred, love can overcame hatred. देखिए है क्या, एक बात समझिएगा, अगर कैन लगा है तो कैन एक मॉडल है, कैन वाला ही ऑप्शन चाहिए, यहाँ कैन नहीं तो ये गया, यहाँ कैन नहीं तो ये गया, यहाँ कैन है लेकिन ओवरकेम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, and after any model we cannot use the second form or the third form of any verb, so this cannot be the proper active structure for the given passive voice. So we are left with only one option, that is one, to love, love, okay, by preposition, and this has become the object. Love is both a verb and a noun. Love का मतलब प्यार करना भी होता है, love का मतलब प्यार भी होता है, तो in the given sentence it is a noun. How can I say? Because by is a preposition, and after any preposition we use either noun or pronoun, or if a verb comes, the verb would be in ing form, and that ing form is considered to be gerund. Gerund is a noun. So if it were a verb, it must be written, it must have been written in the ing form of the verb. Since it is not written in the ing form of the verb, it means it itself is a noun. It is both noun and verb. तो ये noun है. This noun will become the subject. As we use it as a subject, can would be can, be would be removed, overcome would be overcome. तो love can overcome hatred, मतलब प्यार से नफरत को कम किया जा सकता है, नफरत हटाया जा सकता है. So the correct option is option number 1. Okay. Let's talk about example number 6. The question is based on किस पे है ये? Okay, sentence rearrangement. So 4 sentences as given. They are not written in a proper order. You have to read them carefully. You have to understand their meanings, and after that you have to arrange them in a proper order. So for your support, to help you, as a hint, 4 options are given. You just have to go through these options and then you have to answer accordingly. देखिए मैं पढ़ देता हूँ. However, when areas in Leh began to experience water shortages, life didn't grind to halt. देखिए ये जो वर्ड लिखा है ना, grind to halt, grind to halt, it is an idiom. It is an idiom. Grind to
हॉल्ट, अ हॉल्ट है, सॉरी, अ हॉल्ट का मतलब क्या होता है आपका, टू स्टॉप लिविंग, टू स्टॉप मतलब रुक जाना। ये जो सेंटेंस लिखा गया है पहला वाला, इसका मतलब क्या है, हाउ एवर। अच्छा, एक और वर्ड यहां लिखा गया है हाउ एवर, हाउ एवर, ये कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाला वर्ड है। जनरली इसको किसी सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं, कॉन्ट्रास्ट। हाउ एवर का मतलब किंतु या परंतु हिंदी में आप कह सकते हैं। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब इसके पहले कुछ हुआ हो, कुछ हुआ हो, किंतु ऐसा होता है, परंतु ऐसा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हाउ एवर से आप नहीं कर सकते हैं, है भी नहीं, ए वाला तो ए तो पहला हो नहीं सकता। 10 का मतलब सी में दिया हुआ है 10, इसका मतलब होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट तो तब आएगा जब इसके पहले आप कुछ बताएंगे। तो पहला सेंटेंस सी नहीं हो सकता, सी वाला कट कर दीजिए। डी दिया हुआ है दिस वॉज बिकॉज शेवोंग नॉर्फेल, दिस वॉज बिकॉज, दिस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इफ इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट मस्ट हैव अ नाउन। जब तक वो पता नहीं आएगा तब तक दिस का यूज नहीं कर सकते आप। यानी कि इस सेंटेंस की शुरुआत डी से भी नहीं कर सकते आप, ये भी चला गया, बच गया बी। इट मींस विल स्टार्ट द सेंटेंस विद बी, बी से ही शुरू करेंगे हम। चेक करते हैं। लद्दाख इज अ कोल्ड डिजर्ट विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। रेनफॉल समझते हैं अपना, एनुअल, एवरेज एनुअल रेनफॉल का मतलब कि वहाँ जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एवरेज एनुअल रेनफॉल ठीक ठाक, मतलब ठीक हो गया। कौन हो गया, लद्दाख। तो एक कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है लद्दाख को, जहाँ पर कि लो एवरेज एनुअल है, मतलब जितना एवरेज बारिश वहाँ होनी चाहिए उतना भी नहीं होती, उससे भी कम होती है। भी तो हो गया अपना। अब बात ये आ रही है कि बी के बाद सी, ऐसा सी दिया हुआ है तो सी ही आएगा 10। इसीलिए ग्लेशियर्स हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल। फॉर द पीपल का मतलब है कि लद्दाख में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं की बात हो रही है। अब मैं आपको कुछ समझा दूं, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे बोला गया है यहाँ पे कि एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ बारिश कम होती है। जाहिर सी बात है जब कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पे जो लोग होंगे, ग्लेशियर मतलब क्या होता है, बर्फ का टुकड़ा जो बहता रहता है। लोग उस अपने अपने डेली जो चोर्स होते हैं, डेली मतलब दिनचर्या की जो आवश्यकताएं होती हैं, लोग ग्लेशियर से पूरा करते हैं। इसी वजह से यहाँ लिखा गया कि लो एवरेज रेनफॉल है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है कि उनका जो पानी का मेन सोर्स होगा वो ग्लेशियर्स होंगे। सी तो हो गया। अब सी के बाद क्या लेकर के आना है, आप देखेंगे दोनों में आया है। ये बी सी यहाँ पे भी है, बी सी यहाँ पे भी है। अब समझना ये है, आफ्टर सी विच वुड बी द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट वुड बी डी और ए। लेट्स अंडरस्टैंड। इफ यू टॉक अबाउट ए, देख लेते हैं क्या दिया, मान लेते हैं ए ही है। हाउ एवर, किंतु, मतलब कि कुछ बात कही गई है उसके अपोजिट में। When areas in Leh, लेह का मतलब आपको लद्दाख को ही कहा गया है, began to experience water shortage, life did not grind to end। अच्छा, यहाँ बोला क्या गया है, लो एवरेज एनुअल रेनफॉल है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ग्लेशियर पर डिपेंड रहते हैं। अब यानी कि ग्लेशियर की मात्रा कम हो जाए, ग्लेशियर कम हो जाए, पानी नहीं मिलेगा, तब लोग क्या करेंगे, तब लोग मरेंगे। यही यहाँ पे लिखा गया है। किंतु जब एरियाज में, लद्दाख में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम होने वाली होती है, तब भी वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ चलती ही रहती है, लाइफ चलती रहती है। और इसके आगे लिखा गया है आपका दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है। शिवांग नॉर्फेल, शिवांग नॉर्फेल एक इंजीनियर थे वहाँ के, आई थिंक अभी भी हैं वो। इनको वहाँ का वाटरमैन कहा जाता है। एक्चुअल में ये क्या करते थे, वहाँ पे कई सारे जब इंजीनियर थे वहाँ पर, तो कई सारी सड़कें, कई सारे ब्रिजेस वगैरह बनाए थे। तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने किया क्या कि वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, भाई पुराने के पानी की प्रॉब्लम थी, तो इनके पास, हर एक इंसान शौक से कई बार काम करता है, पैसा इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज समथिंग बट इट इज नॉट एवरीथिंग। तो लोगों के विकास के लिए इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, जिससे कि वाटर शॉर्टेज अगर आ भी जाए वहाँ पर, तो लोगों को वहाँ पे, आप नेट पर सर्च करिएगा, इनका नाम मिलेगा। इनको वहाँ का वाटरमैन कहा जाता है, ठीक है ना, आइसमैन, वाटरमैन, जो भी हो, कुछ कहा जाता है। नेट में मैं कहीं पढ़ रहा था, मिल गए थे ये। इन्होंने काफ़ी समाज हित के लिए वहाँ पे काम किया, न्यूज़ पे मिल जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं लोग मरते हैं, क्यों नहीं उनकी लाइफ स्टॉप होती है, क्योंकि शिवांग नॉर्फेल ने किया क्या, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर केम अप, वो सामने आया किससे, विद एन आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। आर्टिफिशियल मतलब एक तो सेल्फ, मतलब एक नेचुरली मेड होते हैं, एक सेल्फ मेड इन्होंने बनाया। जो बनाया आर्टिफिशियल मतलब जो नकली हो, तो मतलब कि अगर कमी होती भी है तो इन्होंने जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाया, इसकी हेल्प से जो है काम हो जाता है। जो सही ऑप्शन है वो यही वाला है, ए है ना, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद डी। आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम है, यानी इडियम की बात हो रही है, फाउल प्ले की बात हो रही है, फाउल प्ले, दिस इज एन इडियम।
It is followed by 4 options: unfair or dishonest behavior, a bad smelling theater or playground, unpleasant weather for playing, a drama which is badly produced. So which option you will choose? Comment your answers 1 2 3 4 क्या होगा बताएं. अच्छा, आइए मैं समझाता हूं. हालांकि फाउल का मतलब होता है स्मेल, बैड स्मेल कह सकते हैं आप, बदबूदार कोई चीज हो, खराब बदबू हो, बैड स्मेल, कोई अनप्लेजेंट थिंग, है ना. लेकिन जब फाउल प्ले हम बोलते हैं, प्ले, फाउल प्ले, तो दैट बिकम्स एन इडियम. फाउल प्ले, जैसे गेम वगैरह आप खेलते हैं तो वहां कई बार देखते होंगे कि हो जाता होगा फाउल. फाउल हो गया मतलब क्या कि व्हाटसो एवर द सेट ऑफ रूल्स डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर गेम इज नॉट फॉलोड. यानी फाउल प्ले का मतलब क्या होगा? डिसऑनेस्ट बिहेवियर, अनफेयर बिहेवियर. तो सही ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 1. व्हाट अबाउट दिस वन? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये वर्ड है OWS. क्या है? फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन. क्या होना चाहिए इसका? स्टॉप, डिस्ट्रॉय, किल, अबॉलिश. व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? आइए देख लेते हैं इसे. देखिए होता क्या है. स्टॉप का मतलब होता है टू प्रिवेंट. स्टॉप मीन्स टू प्रिवेंट somebody from doing something. तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होगा? टू स्पॉइल, खराब कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना. किल मतलब क्या? टू मर्डर, टू एंड द लाइफ ऑफ समवन. अबॉलिश इज द करेक्ट वर्ड. Abolish means what? To end a particular law, to end a particular system or set of rules. So this would be the correct option. Abolish. श है वो 8वां. आइए, आसान था, इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाइए. He was late for school and punished. The given sentence is split into 4 parts. For school, late, he was and punished. You have to check the part of the sentence having an error. जिसमें एरर है वही गड़बड़ है. बताइए क्या करना है. अब इसको हम सोच रहा हूं थोड़ा समझा दूं आप लोगों को. अब हम समझाऊंगा, है ना. आइए चेक करते हैं. तब तक आप इसका आंसर देख लें. मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं क्या, या करेंगे अभी आप लोग कुछ? आइए, किसी में एरर दिख रहा है? ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, है ना. आइए यही समझाने की कोशिश करता हूं. पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज पुअर. एक मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज punished. And one more statement I am writing, he is playing. Okay, we have got 3 sentences over here. To make example number 9, to make you understand example number 9, I am writing these simple sentences. Example 1, 2, and this is called 3. These are the 3 examples. I want all of you to comment what is each, not each, is in the given sentences. In the first sentence, poor is an adjective. If it is an adjective, is used in the given sentence is a linking verb, and linking verbs are nothing but the main verbs. What about example number 2 and example number 3? In example number 2, you will get the third form of the verb preceded by is if you have got the main verb third form. Is MR, if it comes before the main verb, it becomes the helping verb. What about playing? Main verb ing form. If it is the ing form of the verb preceded by is, MR, was, were, the is, MR, was, were in such sentences is called helping verb. This sentence is written in passive voice. This one is written in active voice, right?
and that is neither active nor passive, because in active voice subject is the doer, in passive voice subject is the receiver. And what about this one? Here I'm not talking about action. If there is no action, we will not talk about active passive. Here we are just talking about a state. तो इस सेंटेंस में क्या बनेगा आपका? ये हम स्टेट की बात कर रहे हैं, बीइंग किसी का होना, अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अब करना क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस को मैं जोड़ देता हूं। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, सेंटेंस 1 + 2, जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे तो क्या बनेगा? ही इज पुअर, है ना, मान लेते सेंटेंस है। एंड से जोड़ देते हैं, एंड पी प्लस का मतलब तो एंड ही है। इज एक बार आ चुका है तो हमें यहाँ पे, ही एक बार आ चुका है तो ही नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या सोचा कि इज भी आ चुका है तो हमें इज भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहां लिख देंगे पनिश्ड। क्या लिख देंगे? ऐसा हम सोच के लिखे हैं, मान लेते हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द गिवन सेंटेंस। In this particular sentence, this and conjunction is used to connect two words. एक तो ये is है, यहाँ का is है, ये linking verb, and this becomes poor, adjective, and this is the subject. This subject is common for both, for the adjective and for the verb written in passive structure. तो he poor का subject है, ये linking verb है। तो ऐसा मान लिया हमने, मतलब जिसने भी लिखा गया है उसने चेक करना चाहा है आपको, ही कॉमन था तो नहीं लिखा, इज कॉमन था तो नहीं लिखा। लेकिन दिक्कत ये हो गई, यहां वाला जो इज था दिस इज ए लिंकिंग वर्ब, यहां वाला जो इज है दिस इज नॉट द लिंकिंग वर्ब, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, एंड इफ इट इज द हेल्पिंग वर्ब यू विल हैव टू राइट इट हियर इज, दिस इज कॉल्ड द थर्ड फॉर्म। ही इज पनिश्ड, ही इज पुअर। लुक एट द सेंटेंस नाउ। इन द गिवन सेंटेंस ही, लेट in the given sentence is an adjective. If this is an adjective, this is called the linking verb. If this is the linking verb, this linking verb cannot be used as a helping verb for the verb punished over here. If this is the punished, this is the third form of the verb, passive structure. If this is the passive structure, use okay. That was in past, so it would be in past was. ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा was. मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? आसान एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों, आ गया, ठीक है? क्या आपने वे सोचा था ना, जो सही ऑप्शन में गलत कहां पे है? यहां पे, एंड वॉज पनिश्ड, ठीक है? ओके, व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 10? विच वन? ही हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स। चलिए बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? ही हार्डली, ये क्वेश्चन टैग पे बेस्ड स्टेटमेंट है। क्वेश्चन टैग की वीडियो भी मैंने पढ़ाई हुई है, सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पे, सब कुछ। आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से काम बन जाएगा। लेकिन आप पढ़ने वाले बच्चे हैं कहाँ? फ्री वाली चीज़ पढ़ते किधर हैं आप? हटाओ, फ्री में ही तो है, क्या आप पढ़ लेंगे कभी? वो कभी आता ही नहीं, उम्र निकल जाती है, आता ही नहीं है, एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। देखिए है क्या, कुछ एडवर्ब्स लिखता हूँ, कुछ एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने लिखा फ्यू, डिटर्मिनर है। मैंने लिखा लिटिल, डिटर्मिनर है ना? नो, डिटर्मिनर भी है। नॉट, ये एडवर्ब है। इधर लिख दिया मैंने हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली। और कुछ लिखते हैं क्या यहाँ पे? नेवर। और भी लिख लेते हैं सेल्डम, है ना? सेल्डम, इटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। यानी अगर ये किसी सेंटेंस में आ गए तो सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव माना जाएगा। इस सेंटेंस को देखें, शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स। ये जो हार्डली हमने यहां यूज किया है, दैट इज अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड। अगर वो नेगेटिव वर्ड है तो जो सेंटेंस दिया गया है यह नेगेटिव हो गया। तो आपको इतना तो पता ही होगा ना क्वेश्चन टैग का फंडा, कि अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है, जो क्वेश्चन टैग है ये पॉजिटिव होगा। अगर कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। आइए चेक करते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो यहां पे हमें चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस, तो जिसमें जिसमें नॉट है वो हटा दीजिए। ये हट गया, ये हट गया। अब बच गया डज और इज। सिंस दिस इज रिटन इन इट्स बेस फॉर्म, ये वर्ब है,
तो अगर कोई मेन वर्ब आया हुआ है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज एम आर नहीं होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर ऐसे एक्शन वर्ड्स आए तो उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी या तो डू होगी या तो डज होगी। सिंस शी इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट दैट इज वाई विल यूज डज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग तेज तर्राक तो है ही, आंसर सही किए होंगे, अच्छी बात है। आगे आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 11, आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। क्या होगा? आई एम लिसनिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मीन्स नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायरमेंट वाला है क्या? हाँ। इफ यू थिंक द अंडरलाइन statement is correct, your answer is no substitution required. If you think no, there it requires some improvement, you will choose either 1, 2 or 4, whatsoever you want to choose, just go ahead with it. I am listening, have listened, had listened, क्या होगा इसमें? I am waiting for your answers. मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं क्या करना है। जल्दी से कमेंट कर दें भाई, मैं समझाता हूं। मूड आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूड पढ़ा है? मूड, आइए, ये जो आई विश वर्ड होता है, आई विश, काश, इस वर्ड का मतलब होता है काश इन हिंदी, काश, कल्पना के लिए। यह शब्द बड़ा छोटा है लेकिन तकलीफ बहुत बड़े देता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इस वर्ड फ्रेज की, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। काश कि उस रात में उसके यहां नहीं गया होता, है कि नहीं, मतलब चला गया। काश कि उस रात में उसके यहां चला गया होता, मतलब नहीं गया। काश लगा करके अगर आगे वाला सेंटेंस आप पॉजिटिव बोल रहे हैं कि काश कि मैंने उसे जवानी में प्रपोज कर दिया होता, इसका मतलब नहीं किया है। काश कि मैंने उसे प्रपोज ना किया होता, इसका मतलब कर दिया है। काश कि मैंने उसकी बात ना मानी होती, इसका मतलब मान ली है। काश कि मतलब मैंने उसकी बात मान ली होती, इसका मतलब नहीं मानी। काश कि मैं उससे शादी कर लिया होता तो मामा ना बनता, इसका मतलब शादी नहीं किया इसलिए मामा बन गया, मामा बना दी। ठीक है, तो इसके आगे की जो हम बात करेंगे वो इम्प्रॉबेबल होगी। इम्प्रॉबेबल का मतलब जो भी बात बोलेंगे वो है ही नहीं। ये इम्प्रॉबेबल या तो प्रेजेंट की होगी या फिर पास्ट की होगी, इम्प्रॉबेबल, ठीक है ना, पास्ट। अगर ये प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इम्प्रॉबेबल है तो हैड फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब उस सेंटेंस को पढ़िए आप, आई विश, काश, काश आई वर लिसनिंग टू माई, काश कि मैंने अपने माता पिता की बात सुनी होती, इसका मतलब नहीं सुना। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी खोपड़ी यूज करेंगे, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल नंबर 12, लेट्स बिगिन विद इट। Select the option that expresses the given sentence in reported speech. It means the statement written in yellow. As you can see, inverted commas are used. It means it is a direct speech. We have to look for the indirect speech in the given, among the given options. As we all know, it is said. So says cannot be there. It is incorrect. We can use told, but it must be followed by an object, and the object is not given there. As we can see the use of conjunction that is there. So this is not the correct option. Mother, mother, said, that, no problem. Abhinav, Abhinav, okay, slipped while trying to board a bus. ध्यान दीजिएगा. Whenever we talk about while followed by ing form, or while followed by two actions taking place. दो एक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि एक तो होता है ना कि पास्ट दिया है तो हम पास्ट परफेक्ट बना देते हैं, इधर पास्ट उधर पास्ट, लेकिन वो कब नहीं करते हैं। एक एक्शन यहाँ पे मान लेते हैं पास्ट है, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा आई सॉ अ स्नेक व्हाइल आई वॉज वर्किंग, वर्किंग थे, चाहे सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ हो
चाहे इसकी जगह ऐसे लिखा हो while वर्किंग देयर, चाहे ऐसे दिया होगा। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इसको पास्ट परफेक्ट नहीं बनाते, क्योंकि अगर आपने इसको पास्ट परफेक्ट बना दिया तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, जो कि सेंटेंस गंदा हो जाएगा। तो इसलिए जैसे इसको वैसे ही लिख देते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट वाला अगर ऑप्शन कहीं दिया है तो गलत है, तो ये नहीं हो सकता। बनेगा क्या फिर? यही वाला होगा पहला। मदर, ओ सॉरी ये वाला बनेगा, दूसरा वाला है तो गलत था ना। मदर सेड दैट अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात है, अभी तो 12 ही हुआ है। 13 एंड 14, अब ये दो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं। डुओ क्या पूछा है? सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डुओ, बॉन्ड, पेयर, लोन, डेट। डुओ का मतलब होता है समथिंग दैट कम्स इन पेयर, समथिंग दैट कम्स इन पेयर, है ना। तो पेयर वाला ऑप्शन होगा, यही हो गया। बॉन्ड का मतलब रिलेशनशिप, संबंध। लोन एंड डेट मीन्स कर्जा, यू टुक मनी फ्रॉम समवन, you borrowed money. What about this one? It was a surprising to receive the gift from my brother. क्या होगा इसमें? The particular sentence, question number 14, has been split into 4 parts, 1, 2, 3, 4. No error is also there. If you think the given sentence is grammatically, logically correct, your answer would be option number 1. It means no error. If you think the given sentence has got some error, you'll have to go with either 2, 3 or 4. बताइए क्या होगा इसमें? कौन सा? देखिए है क्या, सरप्राइजिंग इज एन एडजेक्टिव, it is not followed by a noun in the given sentence. We use article a with the noun, but the noun is not here. We don't use a with any adjective, or and with any adjective if it does not it is not followed by a noun. So a is incorrect. So the correct option is option number 2. It was surprising. बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझे मेरे भाई से गिफ्ट मतलब मिलेगा। इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव, कि भाई से मिला, यह आश्चर्य की बात है। ओके, लेट्स गो अहेड। इट वॉज सरप्राइजिंग होना चाहिए था, नहीं। एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 16, चले आंसर करें इसका। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ग्रोन किया है इन द लास्ट 1 year। Based on error detection, find out the error. The sentence has been split into 4 parts, 1, 2, 3, 4, have grown significantly in the last 1 year. No error. The fisheries sector, my house is more spacious than my sister. My house is more spacious than my sister. Is more, my house, my sister, spacious than, क्या होगा? इन दोनों का आप देखें, अच्छा सब में सेम ही करना है। वहाँ पे तो नो एरर का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि द गिवन सेंटेंस हैज गॉट, डेफिनेटली हैज गॉट एन एरर। करें क्या होगा? खोपड़ी यूज करिए, एग्जाम्पल नंबर 15 का। दिमाग जो खोपड़ा है, उस खोपड़े के अंदर एक दिमाग है, वो दिमाग में चर्बी जमी हुई है। चर्बी समझते हैं आप? मान लेते हैं खोपड़ी ये तो ऑलरेडी मजबूत होती है, इसके अंदर एक दिमाग है, दिमाग को लंबे समय से यूज नहीं किया है, जिसकी वजह चर्बी की लेयर जमी। ओके, कोई बात नहीं, फिर नहीं यूज किया, चर्बी की एक और लेयर जम गई, कोई बात नहीं, फिर नहीं यूज किया, चर्बी की एक और, ऐसी कई लेयर जमी है चर्बी की। जब कोई बात समझाई जाती है तो पहले खोपड़ी से टकरा के यहां तक आती है, ये चर्बी को क्रॉस नहीं कर पाते, घूम के इधर चली जाती है सारी बात। तो लोग कहते हैं मोटी बुद्धि का आदमी। एक्चुअली बुद्धि तो इतनी ही है, मोटी हो गई है क्या? चर्बी। दिमाग को यूज करेंगे, चर्बी गलेगी, ये चर्बी जो है गल जाएगी धीरे धीरे। जब ये चर्बी गलेगी तो पता है क्या होगा? आपको जो भी बातें समझाई जाएंगी ना, वो बात आपको थोड़ी जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, गलती जाएगी, सारी की सारी चर्बी जो है गल गई। अब जब चर्बी गल जाएगी, धड़ाक दे कोई बात अंदर आएगी, बड़ा तेज दिमाग का लड़का है ना। आए देखिए अब इधर करते क्या है हम लोग। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सिंपल सी बात है कि द फिशरीज सेक्टर, द इज यूज्ड फॉर दिस सेक्टर, दिस इज सिंगुलर। फिशरीज मतलब इसको क्वालिफाई कर रहा है तो डिटर्मिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब वुड बी सिंगुलर, हैज ग्रोन, नॉट हैव, है ना? हाँ, चले बढ़िया है भाई। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर, क्या होगा इसमें? आइए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल फॉर यू। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम्स हाउस, प्रोनाउन ने पढ़ाया है मैंने इसको डिटेल में। राम्स हाउस is bigger than Shyam. This is the example, है ना? And you have to understand in detail, ठीक है? आइए देखते हैं। Here I am talking about Ram's house. In the given sentence, whatsoever we are comparing is not Ram, something related to Ram. And what is related to Ram in the given sentence? The house possessed by Ram. It means here in the given sentence we are not talking about Ram, we are talking about Ram's possession. It means the comparison is made between house and house. Ram's house and Shyam's house. Ram's house. House is bigger than Shyam. So here the comparison is wrong. Because here Ram's house is there, and here in the given we are talking about a person. A person is being compared to a non-living body, a building. If you are talking about a house, house cannot be compared with a person. House will be compared with another house. तो यहाँ पे राम नहीं होना चाहिए, राम्स हाउस होना चाहिए. तो you can use either Shyam's means Shyam's house. Why I am not writing house? Because house has already been used over here. So the repetition of a noun in a given sentence is avoided to make sentence beautiful. You can use one more thing, that of Shyam. Pronoun में मैंने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया. I have discussed the same topic in the pronoun in detail. तो आपको pronoun का डिस्कशन करना चाहिए. तो here I am talking about my house. My house is more spacious than my sister. My house cannot be more spacious than my sister. It should be my sister's house. It means in place of my sister, use either my sister's or that of my sister. For detailed explanation, you should visit the lectures that I have uploaded in pronoun. Okay, I think आपको समझ में आ गया होगा. अच्छे क्वेश्चन हैं ये, अच्छे समझ जाएंगे आप. 16. इसके किस पार्ट में रह रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3, माई सिस्टर्स और दैट ऑफ माई सिस्टर. दिस इज द आंसर. ओके, लेट्स गो अहेड. Example number 17. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. It means the sentence is written in active voice. You have to look for the passive structure. Am I trusted by you? Okay, the given sentence is interrogative, begins with helping verb. If it is in present indefinite, the helping verb in passive structure is either is, am, or are. No other helping verb would be used. So do is incorrect. Am is there. This is an assertive sentence, not interrogative. So this cannot be the option. Option number 1 is the correct answer. What about question number 18? Select the most appropriate synonym of the given word. Synonym means similar word. Paranoid is the word. Choose one of them. Convinced, trustful, committed और synonym. Distrustful क्या होगा? बताइए. Let me tell you something. What do you mean by the term committed? Committed means giving your full energy to something. Giving your full energy to something. What does it mean? You are devoted to something or somebody. Devoted. Right? If you are devoted, it means you trust that something will take place. Trustful. Convinced means sure.
persuaded, right? Distrustful. What about paranoid? Paranoid is an adjective. All these words used in the given sentence are adjectives. If you say someone is paranoid, it means he is suspicious. He is suspicious and afraid of other people. What does this mean? This means what? Distrustful. Distrustful. किसी पर trust न करना. The correct and okay synonym would be option number 4. Distrustful. ये देखिए जो words हैं जो माइंड ट्रिक्स में पढ़ाता हूँ वो तो हैं ही. ये भी आपको याद करना पड़ेगा. Every word cannot be learned with the help of mind tricks. आपको चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी. तो ये अच्छे वर्ड्स हैं, आपको इनकी प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना, पता भी होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. एग्जाम्पल नंबर 19 एंड एग्जाम्पल नंबर 20. क्या है एग्जाम्पल नंबर 19? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. द स्टेटमेंट or the phrase written in yellow is indifferent to pleasure or pain. What about 20? Antonym, appall. है ना? चलिए जरा देखें, जरा बताएं तो क्या होगा इसमें. करेक्ट ऑप्शन आपके विचार से क्या होना चाहिए? पहले वाले की बात करें. इनडिफरेंट का मतलब होता है, उदासीन. उदासीन समझते हैं आप लोग? इनडिफरेंट मीन्स नॉट चेंजिंग. जो बदले ही ना. कब? प्लेजर में और पेन में. मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु डज नॉट कंप्लेन ऑफ और कंप्लेन अबाउट समथिंग. कोई प्रॉब्लम है उसे, वो चुपचाप सह ले रहा है, यानी इनडिफरेंट है वो. ये वाली मीनिंग ढूंढनी है. ये वाली जो मीनिंग वो स्टोइक से मिलता है. तो व्हाट अबाउट सिनिक, जो भी हो, ये एक नाउन है. इसका मतलब ये होता है कि वन हु बिलीव्स कर लेते हैं. वन हु बिलीव्स दैट पीपल डू थिंग्स फॉर देयर सेल्फिश पर्पस. मतलब खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? सेंसिबल हो गया. सेंसिबल इन टेकिंग डिसीजंस. मतलब अ पर्सन, रीजनेबल पर्सन. प्रूडेंट मीन्स वाइज डिसीजन, राइट. व्हाट अबाउट लस्टी मीन्स जो अ पर्सन हु इज हेल्दी. इट कैन बी फिट, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग. So what about the correct meaning of the given word? Stoic. So the correct option for the given expression is stoic. Option number 2. Appall means to shock someone. To shock someone or somebody. किसी को भौचक्का कर देना. अलार्म का मतलब भी वही है, सिनोनिम. अमेज का मतलब भी होता है टू सरप्राइज. अस्टाउंड का मतलब भी होता है, देखो, शॉक. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शॉक एंड सरप्राइज. शॉक मीन्स इन नेगेटिव सेंस, सरप्राइज मीन्स इन अ पॉजिटिव सेंस. शॉक, मान लेते हैं कि आपको पता है कि आपको कोई गर्लफ्रेंड है. सिंपल सा एग्जांपल. आपको बहुत प्यार करते थे, मस्त है. कुछ टाइम बाद आपने देखा छोड़ के भाग गई. धक्का लगना अचानक से, शॉक. कोई मर गया, शॉक लग गया, सदमा लग जाना. सरप्राइज मतलब अच्छा है आपके लिए, अच्छी चीज हो. तो ये जो दोनों वर्ड है, अश्योर मतलब सुनिश्चित कर देना, मतलब टू मेक समथिंग श्योर. अगर मेक समथिंग श्योर करेंगे तो सरप्राइजिंग तो होगा नहीं, तो उसका जो एंटोनिम होगा वो अश्योर ही होगा. ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा. आ गया माय फेवरेट, क्लोज टेस्ट. ये क्लोज टेस्ट है, इसको पढ़ना मांगता है और इसका आंसर करना मांगता है. चले जल्दी से आंसर करें, पढ़ लें जरा. एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज. एक बूढ़ा आदमी रहता था एक गांव में. ठीक है,
ही वॉज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। वह जो अनफॉर्चुनेट, जो लोग मतलब कि दुर्भाग्यशाली लोग हैं विश्व में, उनमें से एक था। तो कैसा दुर्भाग्यशाली था जरा ये देखिए। इन द वर्ल्ड की बात हुई तो इन द वर्ल्ड मीन्स व्हाट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल। इट मीन्स अगर एडजेक्टिव यूज करना है, द एडजेक्टिव शुड बी इन सुपरलेटिव। मैक्सिमम तो नंबर बताता है, ये होगा नहीं। अटमोस्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है बट इट मीन्स कंप्लीट, तो कंप्लीट का तो सेंस ही नहीं है। मेन एडजेक्टिव है लेकिन सुपरलेटिव नहीं है। मोस्ट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट मतलब सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली था, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी मोस्ट। ठीक है, आसान है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, करिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला जरा देख लेते हैं इसमें। तो पहले मैं फिल ही कर देता हूं पहले वाले ब्लैंक को। ये क्या था वहां पर? यहां पर था ये मोस्ट। आइए एक बार जरा इसका मतलब निकाल लेते हैं यहां से यहां तक का। एक कोई बुजुर्ग आदमी था जो कि किसी गांव में रहा करता था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल। ये जो लोग बहुत ही दुर्भाग्यशाली लोग हुआ करते थे वर्ल्ड में, उनमें से एक था। द होल विलेज वॉज, होल विलेज पूरा का पूरा जो गांव है, वॉज टायर्ड। टायर्ड देखिए, एक तो वर्ड होता है टायर्ड, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एग्जॉस्टेड, मतलब थक जाना, मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, थक गया है बंदा, हिम्मत नहीं हो रही। टायर्ड ऑफ समबडी अगर आप लिखते हैं किसी व्यक्ति के साथ, टायर्ड ऑफ समबडी, टायर्ड ऑफ समबडी इज अ फ्रेज। इसका मतलब क्या हो जाता है? टू गेट बोर्ड ऑफ समबडी, टू गेट बोर्ड ऑफ समबडी, अब उसको झेल ना पाए आप। तो यहां पे सेंस वही है कि द होल वर्ल्ड वॉज, वही जो एक आदमी है ना, उसी आदमी की बात हो रही है। हर एक मतलब गांव का पूरा जो गांव है ना, उससे चिड़चिड़ा गया था, उससे बोर हो गया था, उसको झेल नहीं पा रहा था। तो सही प्रेपोजिशन क्या होगा? ऑफ होगा यहाँ पे, ये ऑफ। ये चीजें कुछ याद रखनी पड़ेंगी ना आपको, टायर्ड ऑफ। आइए अब जरा इसमें आगे देखते हैं। ये रहा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये मोस्ट तो था ही, यहां पे ऑफ था, ठीक है। अभी क्या है इसमें? ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी का मतलब क्या है? ग्लूमी का मतलब होता है सैड एंड सॉरी, सैड नहीं है, ग्लूमी मीन्स सैड, दुखी, हमेशा जो है कि लटका हुआ मुंह, ऐसे लगे गौ हत्या करके आया है। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, बहुत ही मतलब ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, एट एवरी पॉइंट इन टाइम, पास्ट की बात हो रही है। ही, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं भाई, तीसरा लगाना है इसमें ना। मोस्टली का मतलब होता है मेजर पोर्शन ऑफ समथिंग, मेजर पोर्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। कॉमनली एक एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो इसका मतलब कॉमनली का क्या होता है? यूजुअली, मान्यता। साइक्लिकली का मतलब होता है इन अ वे, इन अ वे रिपीटेड, एक मिनट, मेनी टाइम्स, कई बार रिपीट करने वाला। कॉन्स्टेंटली मीन्स नथिंग बट ऑलवेज, ये बन जाएगा अगेन एंड अगेन, इसी की मीनिंग भी है अगेन एंड अगेन। अब देखिए, इन्हीं में से कोई एक हमको वहां लगाना है। आप देखेंगे कि यहां लिखा गया है कि ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ऑलवेज, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पे ऑलवेज आया है तो उसी के आगे ये लिखा गया तो यहां भी ऑलवेज ही आना चाहिए। तो ऑलवेज वाली मीनिंग कौन सी है? कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। एंड ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, हमेशा शिकायत करता था। एंड वॉज ऑलवेज इन बैड मूड, हमेशा जो है कि एकदम फर्जी मूड में रहता था, दिमाग उसका जो है परेशान रहता था हमेशा वो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब पहले ब्लैंक को मैं फिल कर दूं। दिस वुड बी मोस्ट, दिस वुड बी ऑफ, कंप्लेंड, ये क्या बन जाएगा आपका? ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेंड एंड वॉज ऑलवेज इन बैड मूड, इन अ बैड मूड। आगे द, अब देखिए यहां पे है क्या आपका? द का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने लिखा कि द मोर यू स्टडी, कॉमा, द मोर यू लर्न, मान लेते हैं ऐसा है। एक और लिख लेते हैं, द मोर ही अर्न्स, द मोर ही
spends. The more he earns, the more he spends, है ना। अब यहां पे क्या बात आ रही है आपकी, यहां पे देखेंगे कि द ही लिव्ड द मोर वाइल, वाइल का मतलब आपका होता है पॉइजनस, मतलब अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट ही वॉज बिकमिंग। कहने का मतलब इसका ये है कि अच्छा यहां पे जो भी वर्ड होना चाहिए वो कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि आगे कंपैरेटिव बन गया, तो कंपैरेटिव क्या है इसमें, लॉन्गर। द लॉन्गर ही लिव्ड, मतलब जितना दिनों तक लंबा वो वहां पे रहता रहा, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग, द मोर वाइल मतलब क्या निकल गया आपका, पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब यहाँ जहरीला नहीं, पॉइजनस मतलब अनप्लेजेंट भी होता है। पर्सन को अगर रेफर करना हो तो यू कैन से पॉइजनस पर्सन, पॉइजनस जो भी चीज़ें आपकी होती हैं उसके स्टेट को बताने के लिए जहरीला भी होता है पॉइजनस का मतलब, और अनप्लेजेंट भी होता है। तो वाइल का मतलब अनप्लेजेंट, ही वाज बिकमिंग, एंड द मोर, वर्ड्स के बारे में बात आ रही है, द मोर पॉइजनस, अनप्लेजेंट हिज वर्ड्स, तो यहां पॉइजनस लगा दीजिए, हो गया पॉइजनस आया। अब यहां पे लगा देता हूं मोस्ट, यहां लगा देता हूं ऑफ, यहां पे क्या था, ये था लॉन्गर, हो गया। यहां पे था कॉन्स्टेंटली, देखिए याद भी हो गया मुझे, पढ़ लीजिए पूरा। एक बूढ़ा आदमी एक गांव में रहता था, वो इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट लोग थे, दुर्भाग्यशाली लोग थे, जिनमें से एक था। पूरा का पूरा गांव उससे ऊब चुका था, वो हमेशा उदास रहता था, वो हमेशा शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। वो जितना दिनों तक वहां पे रहा उतना ही ज्यादा लोगों के लिए अनप्लेजेंट होता गया और उतना ही ज्यादा उसके वर्ड्स पॉइजन, जहरीले यानी अनप्लेजेंट होते गए। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये भी वीडियो आज की क्लास ओवर है, सेट ऑफ 25 चेक कर लीजिएगा कितने हैं। इफ़ यू आर मोर देन 20 यू आर वेरी गुड। अगर 15 या 15 के आसपास सही किए हैं तो यू आर एवरेज। 15 से कम अगर किए हैं तो 50% पे हैं तो यू नीड टू वर्क, राइट। अगर आप 20 के ऊपर हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।